You are currently the only person in this conference. अगर हम सर्किट को रिड्रॉ कर रहे हैं और हमको रिड्यूस नहीं कर रहे, सेम टू सेम एज इट इज ड्रॉ कर दे रहे, तो उससे हमारा फायदा नहीं होगा। हमको सर्किट को रिड्रॉ करते समय बहुत सारी चीजों को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सर्किट ढंग से दिखेगा ताकि हम उस पर अप्रोच कर सके। और कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो हर सर्किट में हम लोग सर्च करके और उसके बेसिस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ही बात में कर लूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये जो क्यू वाले क्वेश्चन है, या बहुत सारे सिमेट्रिकल सर्किट्स हमने कैपेसिटर में भी डिस्कस किए थे, और वो सारे के सारे करंट में भी डिस्कस किए जा सकते हैं। जब तक हमको सिमेट्री समझ नहीं आएगी और हम सिमेट्री उस तरीके से नहीं सोचेंगे जैसा सोचना चाहिए, तो हमको क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं दिखेगा। यहाँ पर मैं एक क्यूब का क्वेश्चन लेता हूं, और सिमेट्री का कोई रूल बुक नहीं होता कि ये ऐसे देखना है सिमेट्री, वैसे देखना है सिमेट्री। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। अब इस क्यूब में तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे मैं इनके नाम दे दूं, ए बी डी ई एफ जी एच। तो क्यूब में टोटल तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है ए बी, इसको बोलते हैं एडजेसेंट कॉर्नर। एक होता है आर ए एफ, किसी का तो माइक ऑन है। आर ए एफ, इन दोनों के बीच में अपने को इक्विवेलेंट निकालना है। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और एक हो जाएगा आर ए जी, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। अब ये इनके बीच में सारे रेजिस्टेंस हो जाए,
सारे कैपेसिटर हो जाएं। अप्रोच वही है जो रजिस्टर में है, वही कैपेसिटर में है। हम लोग को सर्किट देखने आना चाहिए। बच्चे सर्किट को देखना नहीं चाहते, सर्किट को देख के डर रहे। डरोगे तो क्वेश्चंस तो कैसे बनेंगे? सर्किट एक एक पजल टाइप का होता है। पजल जैसे पेपर में पजल आता है, पहले अंदर जाइए फिर बाहर आइए। अब तुम उसमें रास्ते को देख के अगर परेशान हो रहे हो कि अरे बाप रे इतने सारे रास्ते, तब तो फिर वो पहली सॉल्व होने से रहा। जो भी हमारे सामने पजल आएगा, हमको उसको रिड्यूस करना है, उसको इनलार्ज नहीं करना। तीन ये जो रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, या तो तुम इसको याद कर लो, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का होगा। या तो आर ले लो, या तो स्मॉल आर ले लो, या 2 ओम ले लो, या 5 ओम ले लो। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4 रेजिस्टेंस अलग, 4 रेजिस्टेंस अलग, आर्बिट्ररी कुछ कुछ दे दिया, तब तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे रेजिस्टेंस सेम रहेंगे। एट मैक्स ये किया जा सकता है कि जिन दो फेसेस के बीच में हमको निकालना है, एक और रजिस्टर उसके क्रॉस ऐड कर दिया गया। जैसे एबी के क्रॉस लगाना है, निकाल रहे हैं, तो एबी के क्रॉस एक और रजिस्टर हमने ऐड कर दिया, जानबूझ के ऐड कर दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। और ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इनको पैरेलल के कारण इन दोनों का इक्विवेलेंट, जैसे ये भी आ रहे ये भी आ रहे, तो यहाँ पर r/2 कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारा अगर आर बी के क्रॉस डायरेक्टली ना पूछ के वो यहाँ पर एक और रजिस्टर डाल के इसको हाफ कर दे और तब पूछे। आर एफ के क्रॉस एक और रजिस्टर यहाँ पर ऐड कर दे। बेसिक डायग्राम तो यही होगा। और बेसिक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सर्किट को देखने आना चाहिए। अब जैसे यही सिचुएशन है और हम लोग आर ए बी निकालना चाहते हैं, तो आर ए बी कैसे निकालेंगे? सिमेट्रिकल पॉइंट्स। जब तक हमको सर्किट में सिमेट्रिकल पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन बनने से रहा। या तो फिर मैं यही कहूंगा कि याद कर लो, 3 केस होते हैं, 3 केस याद कर लो। और याद करने का भी अलग अलग लेवल है, या तो वैल्यू याद कर लो, या तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स याद कर लो। और मेडिकल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन के साथ वेरिएशन नहीं है। मैं एक ए बी एडजेसेंट साइड को लेकर चलता हूं। यहाँ पर एक फ्रेश डायग्राम। सबसे जरूरी है बार बार डायग्राम ड्रॉ करने का हिम्मत। बच्चे एक ही बार में चाहते हैं सारा कुछ एक ही डायग्राम से बन जाए, वो दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाहते कुछ भी। डायग्राम अगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहते, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट सॉल्विंग नहीं हो पाएगा। बाकी जो तुमको करना है कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। 10 बार काटना पड़े 10 बार काटो। और जिन दो टर्मिनल के बीच में अपने को निकालना है, उन दो टर्मिनल को बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ताकि मेरे को समझ में आए कि करंट एक तरफ से जाएगा एक तरफ से निकलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को किया जाता है। मैं इसको सिमेट्री से करता हूं, जो कि बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जो करंट यहां से जाएगा ए से, उसके पास 3 ऑप्शन है। एक है ए की तरफ जाना, एक है एडी की तरफ जाना, और एक है ए बी की तरफ जाना। ये जो ए बी की तरफ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है,
सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, और कोई भी पाथ जो इसको मिल रहा था ए डी, बिल्कुल डायरेक्ट पाथ इसको डेस्टिनेशन का नहीं मिल रहा था, तो नो डाउट ये जो करंट होगा वो अलग होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो करंट ए से ई गया होगा और जो करंट ए से डी गया होगा, अगर देखा जाए तो ये दोनों रास्ते लगभग सिमेट्रिकल है, ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है। ए से ई जाना और ए से डी जाना, इट्स एग्जैक्टली द सेम। बस अलग अलग इसलिए दिख रहा है कि वो थोड़ा सा 3D का व्यू है, इसको चपटा करके देखेंगे ये एग्जैक्टली सेम है। यानी कि सेम करंट आपका इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा। अगर सेम करंट इन दोनों ब्रांच में गया तो डी पॉइंट और ई पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप सेम होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों से करंट सेम जा रहा है तो यहां से करंट सेम आएगा, इन दोनों ब्रांच से करंट सेम आएगा। तो सी और एफ ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। और जब कभी सर्किट में दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो तो उनके लिए एक ही पॉइंट ड्रॉ करना होता है। जैसे डी और ई के लिए हम एक ही पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सी और एफ के लिए हम एक ही पॉइंट ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद इस सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो रीड्रॉ कैसे करना होता है वो भी मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं। जो टर्मिनल्स हैं आपको सबसे पहले उनको बनाना है, उसके बाद जो पॉइंट सिमेट्रिकल है जैसे डी और ई, तो मैं डी और ई को यहां पर बना दे रहा हूं। सी और एफ, तो सी और एफ को यहां बना दे रहा हूं। इसके बाद और कितने पॉइंट बच गए, तो एच जी बचा हुआ है, तो एच और जी को ऊपर बना लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब बात आती है कनेक्शंस बनाने की। ये तो पॉइंट्स हो गए, कनेक्शंस कैसे बनाए, तो हम सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शंस की बात करेंगे। जैसे ए और बी के बीच में क्या हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन है? यस, ए और बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाएंगे। ए और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यस। ए और डी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यस। उसी तरह से बी और सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यस। बी और एफ के बीच में, यस। डी और सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यस। डी और एफ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ई और सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। ई और एफ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, यस। डी और एच के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, ई और एच के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन। इस तरीके से उसी तरह से सी और जी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, और सी और एफ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, एच और जी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये हमारा सर्किट रिड्यूस हो गया। अब ये सारे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर बाई टू, 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 और जो बच गए हैं वो आर वाले हैं। जैसे ये आर, ये आर। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, आर, और ये आर, टू आर, और आर बाई टू के साथ ये पूरे टू आर पैरेलल में है, तो टू आर बाई फाइव ये हमारा ऊपर से मिल जाएगा, और ये आर बाई टू और ये आर बाई टू, तो 7r/5, क्योंकि टू आर बाई फाइव प्लस आर करना पड़ेगा, तो 7r/5, और उसके साथ इस आर को पैरेलल करेंगे तो ये हो जाएगा 7r/12। यानी कि एडजेसेंट कॉर्नर के क्रॉस हमारा जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो 7r/12। ये रेजिस्टेंस के लिए है। अगर यही काम कैपेसिटेंस के लिए करना हो तो जो डायग्राम हमने बनाया है उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द डायग्राम। अब ये अपने को कैपेसिटर की तरफ सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो ये जो रेड से मार्क्ड है ये 2C 2C हो जाएंगे, तो 2C 2C
सी और सी सी बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा 2c और c बाई टू 5c बाई टू, 5c बाई टू और c बाई टू ये हमारे सीरीज में है तो c बाई फोर। इस तरीके से कैपेसिटर का भी इक्विवेलेंट साथ में ही निकाल लो। तुम्हें कैपेसिटर का यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, उसका फॉर्मूला उल्टा होता है तो इसलिए उसको मैं फिर से कर रहा हूँ। ये हमारा 2c होगा और ये हमारा 2c होगा, और ये दोनों सीरीज में है तो c हो जाएंगे, और ये c बाई टू। तो मतलब अगर कैपेसिटर के हिसाब से सोचे तो c बाई टू 2c टू सी ये है हमारा। अब c बाई टू और 2c ये हो जाएगा 5c बाई टू, और 2c और 2c सीरीज में c हो जाएंगे 5c बाई टू एंड c, ये हो जाएगा 5c बाई टू इंटू सी डिवाइड बाई 5c बाई टू प्लस c, तो ये हो जाएगा 7 5c बाई 7, और उसके साथ c जब ऐड होगा 12c बाई 7। तो बस एक चीज अपने को याद रखनी है कि अगर हमने कोई भी रिजल्ट याद किया, ये रजिस्टर है ये कैपेसिटर है, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूजन होगा। कोई एक रजिस्टर याद, कोई एक वैल्यू याद किया तो दूसरे में रेशियो को उल्टा करना है। ये 7/12 है तो ये 12/7 आएगा, बस यही फर्क है। ये तीनों केसेस के लिए अपने को चाहे तो हम लोग आगे प्रोसीड करके चेक कर सकते हैं। जो काम हमने रजिस्टर के लिए किया है अभी सेम वो ए एफ के बीच में रजिस्टर के लिए भी करेंगे और कैपेसिटर के लिए भी करेंगे, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ रेशियो उल्टा आएगा। 7/12 12/7, तो अपने को एडजेसेंट कॉर्नर में 7/12 या 12/7 कोई एक वैल्यू याद रखना है, और उसके बाद खुद के दिमाग से मैनिपुलेट करना है। अब तुम किसके लिए याद रखते हो ये तुम्हारा चॉइस है। रजिस्टेंस के लिए याद रख लो क्योंकि रजिस्टेंस लोगों को थोड़ा सिंपल दिखता है, कैपेसिटर लोगों को थोड़ा मुश्किल दिखता है। अपना अपना चॉइस है, इसमें हम कुछ भी मदद नहीं करने वाले कि सर ये याद रखो ये याद रखो, इट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, एक याद करने से दूसरा रिजल्ट रेप्लिकेट किया जा सकता है बिल्कुल बिना एजिटेशन के। दोनों याद करने का कोई जरूरत नहीं, दोनों याद करोगे एग्जाम के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें कौन सा था। तो 7/12 एडजेसेंट कॉर्नर का एक रेशियो होता है, बस इतना याद होना चाहिए। आर मल्टीप्लीकेशन में है, सी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी याद करने की जरूरत नहीं। वाई वो तो रहेगा ही, वो तो जो रजिस्टेंस होगा वो तो रहेगा ही। जो कांस्टेंट टर्म हमारा आ रहा है 7/12, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटू आर तो होगा, ये तो सबको पता है कि इंटू आर होगा, इंटू सी होगा, लेकिन रेशियो क्या है 7/12 12/7। सेम काम हमको फेस डायगोनल के लिए करना है। अब जब फेस डायगोनल की बात है तो ए और एफ, तुम और कोई भी फेस डायगोनल ए सी ए एच डी जी कोई भी फेस डायगोनल चूज करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। तो अब आपको फेस डायगोनल के लिए ड्रॉ करना है, इत्मीनान से कौन से पॉइंट्स सिमेट्रिकल होंगे उनको चुनना है। सब लोग नेमिंग इसी डायग्राम के अनुसार करेंगे जो पहला डायग्राम हमने बनाया। कोई भी बच्चा नेमिंग में चेंज नहीं करेगा, और ए एफ के बीच ही निकालने की बात होगी, ताकि सिमेट्रिकल पॉइंट्स की बात हो तो तुमको क्लियरली सबके सेम सिमेट्रिकल पॉइंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है नाम चेंज कर दोगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नाम आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा। सो टेक दिस डायग्राम, मेक द टर्मिनल्स अक्रॉस ए एफ एंड थिंक। कोई रजिस्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है,
कोई कैपेसिटर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइन ड्रॉ करो और देखो कि कौन से पॉइंट सिमेट्रिकल हैं, और वो अगर सिमेट्रिकल है तो उनके बदले एक पॉइंट बनाओ, सर्किट को रिड्रॉ करने की कोशिश करो। इसके लिए हम देते हैं आपको 3 से 4 मिनट, और करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। मेरे को तो यही समझ में आता है। ये साची ने क्यों नहीं क्लास ज्वाइन किया? साची को कॉल किए हो कोई? गुड। और ये श्रद्धा ने क्लास नहीं ज्वाइन किया? तो क्लास के बारे में तो आज सबको पता ही था, फिर ये बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? सैटरडे संडे तो एज यूजुअल क्लास टाइमिंग है। साची को कुछ लोग अगर फोन कर पाओगे तो एक बार देखो, अगर कर सकते हो तो करो। श्रद्धा को कॉल करो, जो लोग कर पा सकते हो। और कौन नहीं दिख रहा? ये सांगोडे ने तो पता नहीं, अच्छा इसका क्या चलता है, इसका चॉइस है। ऑफलाइन तो कभी आएगा नहीं, ऑनलाइन में भी इसके पास हो जाए, ठीक है, बढ़िया। ओके, तो जितने लोगों ने इस सर्किट को थोड़ा बहुत भी देखने की कोशिश की है, वो मेरे को बताएं सिर्फ सिमेट्रिकल पॉइंट्स के नाम। कौन सा पॉइंट किसके साथ सिमेट्रिकल है? बी पॉइंट ई के साथ है और एच पॉइंट सी के साथ है। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि बी और ई सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं और एच और सी सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं? जो बच्चे थोड़ा भी फील कर पा रहे हैं ना, मैं तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन अगर कर दूं कि क्यों, तो आंसर नहीं आएगा। आई 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 कैन अंडरस्टैंड ये चीज को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए, ये टाइम के साथ आता है, लेकिन देख के एक फीलिंग आने लगती है कि हाँ यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये करने से होता है, ये बिल्कुल नहीं करोगे और देखोगे केवल तो ऐसा नहीं होगा। और मैंने जैसे बताया, सर्किट में इन करने से, सर्किट में हम इन करेंगे और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि क्या करंट का फ्लो है और करंट के पास क्या ऑप्शन है, तब अपने आप चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं सर्किट को यहां रीड्रॉ करता हूं, इन बच्चों ने सिमेट्रिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, मतलब चूज कर लिए, और उसके बाद सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, इसके लिए क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये सारे जो सिमेट्री वाले क्वेश्चन है, इनमें सिमेट्री ही खोजना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और मेडिकल के बच्चों को एक्सपेरिमेंट नहीं होता, जाओगे तो सरप्राइज से बच जाओगे। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, अगर वो लोग ये सब सोचेंगे तो बाकी क्या सोचेंगे? इसलिए उनको तो हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
अब ये पॉइंट्स हमने बना लिए। सबसे पहले है टर्मिनल बनाना। टर्मिनल तुम नहीं बनाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग उस तरह से सोचेगा ही नहीं। मैं हर बार ये वायर एक्स्ट्रा क्यों बनाता हूँ? ये सोचने का तरीका होता है। हमारा दिमाग अब सोचेगा। जगह नहीं थी साची। सॉरी सर। इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, हम देख रहे हैं बच्ची नहीं है। वो श्रद्धा भी नहीं दिख रही। आ गई, वो भी आ गई। सर मैं मीटिंग में पहले से ही थी, बस डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। ओके चलो, हम देखे थे एक्चुअली क्या है, हम पहले देखे थे, शायद तुम कनेक्ट होती रही तो मैसेज जो आता है उसमें दिख रहा था। फिर देख रहे तो है ही नहीं लड़की। तो फिर हमने कहा कि किसी को कॉल करो उसको। मेरे को लगा था कि हमने देखा है तुमको। तो ये हमारा करंट है और ये करंट जाएगा और यहां से निकलेगा। ये अपने को थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब ये करंट के पास तीन रास्ते हैं। जब ये ए पॉइंट पर जाएगा तो इट हैज थ्री ऑप्शंस, एक ए बी, एक ए और एक ए डी। तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एडी वाला जो रास्ता है ए बी वाले रास्ते से बिल्कुल अलग है, लेकिन ए बी और ए वाला जो रास्ता है ना वो लगभग सेम है। क्यों? इधर से जो करंट जाएगा वो अपने डेस्टिनेशन पर जिस तरीके से पहुंच रहा है, सेम बात इस करंट के कारण भी हो रही है। वो भी अपने डेस्टिनेशन पर बिल्कुल उसी तरह से पहुंचेगा। तो इन दोनों ब्रांच में करंट, इसके बाद क्या होगा, करंट टूटेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो अलग बात है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है, यानी कि ई और बी सेम पोटेंशियल पर होंगे ही होंगे। और ये जो करंट ऊपर गया था यहां पर, इसको टूटना है, दो पार्ट में टूटेगा। अब इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल हो, दो पार्ट, ये जो रास्ता है और ये रास्ता है, बिल्कुल सेम जैसे है। डेस्टिनेशन में जब करंट को जाना है तो बिल्कुल सेम जैसे है, यानी कि सी पॉइंट और एच पॉइंट इन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। तो बस क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो और सर्किट को रिड्रॉ करो। और रिड्रॉ करते समय भी थोड़ा सा अपने को केयरफुल करना है। अपने को सर्किट ऐसा ड्रॉ करना हो जो सॉल्व हो। अब 4 बार जब तुम पेन रगड़ोगे तो 5वीं बार तुमसे ऐसा सर्किट बनेगा जो तुमको क्लियरली दिखे। एक ही बार में नहीं बनेगा। हम मेरे से इसलिए बनेगा क्योंकि हमने 1000 बार इसको बना दिया पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरे को तो काउंट मत ही करो कि सर आपका तो एक ही बार बन जा रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने तो पिछले बैच को भी सिखाया, उसके भी पहले सिखाया। हमको तो सारा क्वेश्चन ही याद है। तो हमसे बन गया, ये चॉइस नहीं है, ये पॉइंट है ही नहीं। तुमसे कैसे बनेगा, बस ये पॉइंट। अब क्या करना है, पॉइंट्स बनाओ। ए बी, सॉरी ए एफ बी नहीं, जो हमारा टर्मिनल है पहले उसी को बनाना है। इसके बाद बाकी के सारे पॉइंट्स देखे जाएंगे। अब हम देख रहे हैं बी और ई दोनों सेम पोटेंशियल पर है। तो बी और ई के लिए हमने एक पॉइंट यहां बना दिया, बी और ई। थोड़ा बड़ा कर लो, डायग्राम छोटा मत हो जाए। तो ए एफ और बीच में हमने बना दिया बी ई, बी कॉमा ई। उसके बाद एक पॉइंट हमने बना दिया डी और एक पॉइंट हमने बना दिया जी और बीच में बना दिया एच कॉमा सी। अब बस डायरेक्ट कनेक्शन और टोटल 12 कनेक्शंस बनने चाहिए, इतना इंश्योर करना है। ए से बी डायरेक्ट कनेक्शन, यस। ए से ई, यस। बी से एफ, ई से एफ, ये सब डायरेक्ट कनेक्शंस है। ए से डी, यस, डायरेक्ट कनेक्शंस। सिमिलरली डी से एच और डी से सी डायरेक्ट कनेक्शंस है। जी से एच
और जी से सी डायरेक्ट कनेक्शंस है। एच से बी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन एच से ई डायरेक्ट कनेक्शन है। सी से बी डायरेक्ट कनेक्शन है और सी से ई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और जी से एफ एक डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही। अब ये हो गया हमारा सर्किट। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12, टोटल 12 वायर होने चाहिए। 12 वायर दिख गए अपने को। और टर्मिनल क्या है ये? अब ये R/2 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 रेजिस्टेंस की तरह सोचे तो। और उसके बाद ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन दिख रहा है जिसमें ये वाला गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना चाहें तो R/2 और R 3R/2, R/2 और R 3R/2, तो ऊपर हो जाएगा 3R और नीचे हो जाएगा R/2 R/2 R, और ये दोनों पैरेलल। तो 3R और R, तो ये हो जाएगा 3R/4। लेकिन कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 2C और ये C सीरीज में 2C/3 2C/3, तो ये हो जाएगा C/3, ऊपर में हो जाएगा C/3, और ये 2C और ये 2C C। तो ऊपर में हमारा था, फिर से मैं खुद ही भूल गया, 2C और C, 2C/3 2C हाँ C/3, ऊपर में था C/3 और नीचे में है C, तो C प्लस C/3 4C/3। तो रेशियो क्या है? 3/4 4/3। मतलब एडजेसेंट सॉरी बॉडी डायगोनल के केस में, सॉरी फेस डायगोनल के केस में हमारा जो रेशियो है वो 4 या हाँ 3/4 या 4/3। तो मेन हमारा इसको याद रखना है 3/4। जब भी हम फेस डायगोनल की बात करेंगे तो 3/4 याद होना। कैपेसिटर हुआ तो उल्टा करेंगे, रजिस्टर हुआ तो सेम रखेंगे। और बॉडी डायगोनल तो सबसे आसान होता है, 6R/5 5R/6 कुछ ऐसा, 5/6 का रेशियो आता है उसमें। जिन लोगों से अभी तक भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये लास्ट मौका है। जल्दी से बॉडी डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट सिमेट्रिकल पॉइंट, सबसे पहले तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स निकालिए, और ये सबसे आसान होने वाला है। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। ये दोनों अभी फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट थे, हमने डिफिकल्ट वाले ही पहले डिस्कस किया। ट्राई RAG बॉडी डायगोनल, एब्सेंट में अथर्व सांगोड़े, हीरल तालमले, और एक बच्चा है और कौन है, और एक दो बच्चे तो हैं एब्सेंट, बट ध्यान में नहीं आ रहे।
थ्री डायमेंशनल जो भी सर्किट्स हैं, वो सारे सर्किट्स हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करने चाहिए। और ये जो हमने फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एडजेसेंट साइड्स ये जो किया है, और ये जो क्यू वाले क्वेश्चन किए हैं, यही क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है। कैसे? ऐसा सर्किट दे देगा और यहां पर सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, और ये एक ही प्लेन में है, ये सारे रेजिस्टेंस। अब इनके बीच में यहां से यहां दे दिया, दैट इज वन क्वेश्चन। यहां से यहां दे दिया, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तुम देखोगे ये क्वेश्चन हमारा जो क्यूब वाला क्वेश्चन उससे अलग नहीं है। ये जो हमने क्वेश्चन किया था, ये एडजेसेंट साइड वाला क्वेश्चन, क्यूब को क्या किया गया है, चिपटा कर दिया गया है। ऊपर से किसी ने क्यूब को प्रेस करके दबा दिया है। एक ये जो केस है, ये बॉडी डायग्राम का केस है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा गौर से देखा जाए, जैसे मान लो उस डायग्राम को कैसे रिड्यूस करना है वो तो मैं बता ही दूंगा, और तुमको समझ में भी आ जाएगा कौन से पॉइंट्स है। जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो हमारा ए बी एफ ई, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है अपना नीचे जो डायग्राम ने ड्रॉ किया है, ये ए बी एफ ई, एडजेसेंट। हाँ, ये हमारा बॉडी डायगोनल नहीं, एडजेसेंट साइड। हाँ, बॉडी डायगोनल नहीं है, सॉरी, ये हमारा फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। और ऊपर में डी सी जी एच, तो डी सी जी एच कुछ ये दिख रहा है हमको, डी सी जी एच। ये ऊपर से उस क्यूब को हमने चिपटा कर दिया। अब इस डायग्राम को अगर ऐसे देखोगे ना, तो ये क्लियरली तुमको दिख जाएगा कि जो करंट यहाँ जाएगा वो करंट यहाँ और यहाँ जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल रास्ता है। और यहां पर जो करंट जाएगा वो अलग जाएगा, लेकिन इसके बाद जो टूटेगा वो फिर से दोनों सेम जाएंगे। यानी कि इस पूरे सर्किट को इस लाइन के आउट फोल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। फोल्ड कर दो, सी को एच से चिपका दो, बी को ई से चिपका दो, और उसके बाद सर्किट बहुत सिंपल हो गया। जब सी को तुम एच से चिपका दोगे और बी को ई से चिपका दोगे, फोल्ड कर दोगे, ऐसे ऐसे मोड़ दोगे, तो ये रजिस्टर पैरेलल, ये रजिस्टर पैरेलल, ये रजिस्टर पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और बाकी जो बच गया वो सीरीज। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो हमने फेस डायगोनल के लिए किया था। फिर से वही सर्किट बनेगा जो वहां पर बना हुआ है। तो इसके अलग अलग वैरायटी है। जब क्वेश्चन को देखोगे, अंदर घुसोगे, तो तुमको दिखेंगे। और क्वेश्चन को फेस करने का हिम्मत रखो। बचने का कोशिश कब तक करोगे हमको नहीं समझ आ रहा। लास्ट वाला जो बॉडी डायगोनल है, देखो उसको मैं एक बार नेमिंग बिल्कुल सेम रख रहा हूं ताकि नेमिंग को लेकर प्रॉब्लम ना आए। एबीसीडी ई एफ जी एच, ठीक है।
तो अब हम लोग को ए और जी के बीच में, इसके और इसके बीच में निकालना है। अब देखोगे, अब तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हो चुके हैं, तीनों रास्ते। जो भी करंट यहां से इन करेगा उसके लिए तीनों रास्ते, एडी वाला रास्ता, एई वाला रास्ता और एबी वाला रास्ता सिमिलर है। क्यों? आगे बढ़ के देखो, एडी से जाओगे तो दो पार्ट में डिवाइड जैसे हो रहा है, एई से जाओगे दो पार्ट में वैसे ही डिवाइड हो रहा है, एबी से बिल्कुल दो पार्ट में वैसे ही डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होने के बाद वो सीधे डेस्टिनेशन पर जाएगा, ऊपर से, साइड से, कहीं से देख लो, ये तीनों रास्ते सिमेट्रिकल है। और जब तीनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो डी पॉइंट, ई पॉइंट और बी पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पर होगा। सिमिलरली करंट जैसे इन करता है वैसे बाहर भी जाता है, तो इन तीनों से सेम करंट आएगा। तो उसके कारण ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होगा। यानी कि इस बार जो इक्विवेलेंट का अगर हम डायग्राम बनाए, जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है हमारा जी, तो इसमें डी ई बी, इसके लिए एक ही पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तुम चाहे यहां कर दो, कोई बुराई नहीं है, डी कॉमा ई कॉमा बी। और दूसरा पॉइंट जी, सॉरी, सी जी, सी एफ और एच, सी एफ एच, इस तरह से हमने सिमेट्रिकल पॉइंट के बदले एक ही पॉइंट बना दिया। अब डायरेक्ट कनेक्शंस की बात है, ए से डी ई बी तीनों में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो तीन रजिस्टेंस तो साफ बनता ही है। तीन रजिस्टर दिखाओ। सिमिलरली जी से भी इन तीनों के साथ तीन रजिस्टर दिखाने पड़ेंगे। 6 हो गए, बाकी 6 तो देखोगे डी से सी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है, डी से एफ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डी से एच के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हर एक पॉइंट का दो कनेक्शंस मिलेगा। ई का भी चेक कर लो, ई का सी के साथ नहीं है लेकिन एफ के साथ और एच के साथ है, तो दो उसके कारण मिल जाएंगे। और फिर बी का भी सी के साथ और एफ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा, एच के साथ नहीं मिलेगा, तो दो उसके कारण हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 6 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 6 3 9 3 12, ये हो जाएगा r/3, r/6, r/3। तो r/3 प्लस r/3 प्लस r/6, तो ये हो जाएगा 5r/6। तो 5/6 का रेशियो कैपेसिटी के लिए 6/5c आ जाएगा। 3c 3c 6, अब कौन ज्वाइन कर रहा है? किसने ज्वाइन किया अभी? इतना लेट किसने ज्वाइन किया? हार्दिक आपने किया, आवाज नहीं आ रही है आपकी लेकिन। तो ये हमारा तीसरा जो रेशियो था, ये हमारा आया 5r/6 एंड दिस इज 5/6। बस ये तीन रेशियो याद रखने हैं, 7/12, 3/4, 5/6, काम हो जाएगा। कुछ बच्चों के बैटरी के कॉम्बिनेशन वाले प्रॉब्लम भी समझ नहीं आ रहे। कुछ बच्चों का डाउट जो है वो इस लेवल तक हमने देखा, जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे को अच्छे से वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको ड्रॉ करने की।
सर्किट का काम है उलझाना और तुम्हारा काम है सुलझाना। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और हमको इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो जो डायरेक्ट सीरीज में दिख रहा है उसको रिड्यूस करो। और सीरीज देखने के लिए एकदम से 10 हमको सीरीज में दिखने चाहिए तभी हम उसको रिड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता। 2 दिखने चाहिए बस। 2 रजिस्टेंस सीरीज में दिखा, उसको रिड्यूस करो। उसके बाद फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। बच्चे डायग्राम ही ड्रॉ नहीं करते। प्रॉब्लम तो ये है, उनको लगता है कि एक बार जब तक 5 सीरीज में नहीं दिखेगा हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस ही नहीं करेंगे। अरे भैया, आपको 2 दिख रहा है ना यहाँ पर, 1 2, अब इतना ही काफी है। रीड्रॉ करो, 2 को रिड्यूस करके इक्विवेलेंट ड्रॉ करके उसको रीड्रॉ करो फिर से, तुमको थोड़ा सा आगे का दिखने लगेगा फिर से। और अगर देखा जाए थोड़ा बहुत, तो ये पूरा यहां से यहां तक सीरीज है, तो इस पूरे के बदले एक रजिस्टर तो बनता है। और जब ये हम करें और फिर से इसको रिड्रॉ करें, तो वो रेजिस्टेंस जो भी हो, लेट से आर इक्विवेलेंट, मैंने उसको आर इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया, और ये वो रजिस्टर है, ये 1 वाला और ये 3 वाला। लेकिन ये जो रजिस्टर है ये शॉर्टेड है, मतलब कुछ ऐसा। तो कोई भी रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली एक वायर से ज्वाइन कर दिया गया, इसको बोलते हैं शॉर्टेड। और इस केस में रजिस्टर हो या कैपेसिटर, उसका कोई रोल नहीं होता, वो नहीं के बराबर होता है। वो है नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। जब हमको जैसे ही हमने इसको यहां से ये ड्रॉ किया, अब हमको चीजें साफ दिखेंगी। हमको यहीं से दिखने लगेगा, ऐसा बहुत कम होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। तो हमको जब भी कोई क्वेश्चन लेना है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी वो तो बना के देगा, वो तो उसका काम है। क्वेश्चन तो इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसको उलझो, आपको उसको सुलझाने की कोशिश करनी है। कोई वायर को छोटे करने से हमारा बात बन रहा है क्या? कोई सर्किट को पूरा पूरा रीड्रॉ करने का बात है क्या? पॉइंट्स ए बी सी डी लिख दिए और उसके बाद टोटली रीड्रॉ कर रहे हैं, एकदम से अलग से रीड्रॉ कर रहे हैं। और खास करके एबीसीडी हम उन पॉइंट्स को देते हैं जो नोड वाले पॉइंट। 2 कनेक्शन, फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर ऐसे और एक रजिस्टर ऐसे ऐसे जोड़ा हुआ है, हम कभी भी इसका और इसका नाम नहीं दे सकते, ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है। और 2 कनेक्शन के पॉइंट को कभी भी नाम देने की क्या जरूरत, उसको तो सॉल्व भी किया जा सकता है। जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट को नाम देने का, जरूरत पड़ेगी इस पॉइंट को नाम देने का, जहां पर नोड है हमारा, 2 से ज्यादा कनेक्शन है। अगर मैं इसके नाम दे दूं, जैसे इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, तो अब हम सीधे सीधे अगर इसको रिड्रॉ करना चाहे तो ए बी करेंगे, कहीं ऊपर में सी कर देंगे, कहीं नीचे डी कर देंगे, और देखेंगे कि सी और डी के बीच में एक डायरेक्ट वायर लगा हुआ है, लगा देंगे एक सीधे वायर। और सी और डी के बीच में जो दूसरा है वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी लगा देंगे। तो जैसे ही ये सब हम करेंगे तो हमको अपने आप चीजें दिखने लगेंगी। अगर हमको पूरा सर्किट ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सर्किट में पॉइंट्स को ड्रॉ करो और उसके बाद पूरा का पूरा सर्किट ही रीड्रॉ करो। एक वेराइटी और है जो बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बार बार, जैसे कभी कभी क्या होता है, 2-3 सेल को ऐसे दे दिया जाता है, क्वालिटी सेम हो नहीं हो आई डोंट नो, क्वालिटी नहीं है, सेम क्वालिटी। यहां पर भी एक रजिस्टर डाला जा सकता है, यहां भी एक रजिस्टर डाला जा सकता है। अब सबसे पहले तो एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा गिवन सर्किट के अनुसार। क्यों?
क्योंकि अगर इससे कोई करंट जाएगा तो आएगा कहां से, और इससे कुछ जो करंट जाएगा वो किसी न किसी बैटरी से निकला होगा, और बैटरी का रूल है कि जितना करंट निकलेगा उतना करंट बैटरी के पास आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस ब्रांच में, इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि जो भी करंट का फ्लो होना है ये आपस में इस लूप में इसी में कहीं ना कहीं फ्लो करेगा। अब किसमें किधर फ्लो करेगा, क्योंकि पोलैरिटी सबके हमने सेम कर दी है, इसलिए ये बहुत आसानी से बोला जा सकता है कि सबसे करंट बाहर निकलेगा। लेकिन हम पोलैरिटी को अपोजिट भी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सर इसका पोलैरिटी अगर उल्टा रहा तो क्या होगा, तो किस ब्रांच में कैसा करंट का फ्लो होगा मेरे को ये सब कुछ नहीं पता, जरूरत भी नहीं है पता करने की। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे तुम लोग को हमने मतलब रामबाण जो सिखाया था वो है नोडल, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लाइन में क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चे उसको फ्रीक्वेंटली यूज अभी तक नहीं कर रहे। हमको सिर्फ 2 पॉइंट दिख रहे हैं नोड, और किसी एक को जीरो लेना है। हम ये नहीं कर रहे कि तुम किसको जीरो लो, तुम इसको जीरो लेना चाहते हो इसको जीरो लो, इसको जीरो लेना चाहते हो इसको जीरो लो, इट्स ऑल आवर चॉइस। जीरो एक्स, मान लो ये है 5 वोल्ट का, ये है 10 वोल्ट का, ये 15 वोल्ट का, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, जो अपना मर्जी से जो लेना है। जब इसको हमने एक्स लिख दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। इसको अगर हमने x लिख दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा। इसका अगर हमने x लिया है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो x माइनस 15 हो जाएगा। अब सारे रजिस्टर के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, x माइनस 5 एक तरफ, 0 एक तरफ, x माइनस 10 एक तरफ, 0 एक तरफ, x माइनस 15 एक तरफ, 0 एक तरफ। जब पोटेंशियल डिफरेंस पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकालना कितना बड़ा बात है। तो x माइनस 5 डिवाइड बाई 1, ये हो गया ऊपर वाले का करंट। दूसरा x माइनस 10 अपॉन 2, x माइनस 15 अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीनों इनकमिंग करंट है इस जंक्शन पर, तीनों का सम 0 होगा। और करंट इधर नहीं जा सकता, ये श्योर है, पहले ही बात हो चुका है, क्योंकि इधर ये करंट जाएगा तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। हाँ, हो सकता था अगर ये कुछ ऐसा ज्वाइन कर देता सर्किट, लेट्स अज्यूम ऐसा ज्वाइन कर देता, तब कहानी कुछ और होती, लेकिन अभी नहीं है, अभी वो ऐसा बात ही नहीं है। तो हम श्योर है कि यहाँ पर करंट इधर से जाएगा नहीं, तब का सम 0 करना पड़ेगा। अब इसके बाद सिंपल सॉल्यूशन तो है, अब क्या करना है अपने को, x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5, यहाँ पर x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3, और ये 5 यहां से 5 यहां से 5 यहां से 15, सॉल्व कर दो। 6x 6 3 9 2 11, 11x बाई 6 इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 90 बाई 11। अब x का वैल्यू 90 बाई 11 हो गया, इसका मतलब 0 के, ये अगर 0 है तो इसके बदले ये 90 बाई 11 पोटेंशियल हो गया। अब हमने जो ड्रॉ किया है उसमें सारे जो बैटरीज हैं वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन सारे डिस्चार्जिंग कंडीशन होंगे ऐसा नहीं है। ऐसे देखो 90 बाई 11 इसका वैल्यू कितना आएगा, 90 बाई 11 इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 11 वाट 88, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट 11 88, 11 दूनी 22, 8.2 वोल्ट मान के चलो, लगभग लमसम कर रहे हैं। अब 5 वोल्ट का बैटरी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 8.2 वोल्ट, यानी कि हो ना हो ये चार्जिंग कंडीशन में है। 10 वोल्ट का बैटरी है, उसके अक्रॉस आ रहा है 8.2, इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, और 15 के अक्रॉस ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में। तो इन दोनों से करंट निकलेगा और ऊपर में करंट जाएगा, ये समझने का बात है। लेकिन अगर हमको इतना सब पल्ले नहीं पड़ रहा तो हम सीधे सीधे ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर देंगे। ये दोनों का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आएगा मतलब जैसा हमने करंट सोचा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा मतलब जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही करंट है। ये हुआ हमको नोडल से सॉल्व करने का तरीका। अगर हम इसको इक्विवेलेंट बैटरी से सॉल्व करना चाहते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट
जो हमने सॉल्यूशन दिया था ग्रुप में, तीनों को इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करो। जब तुम रिप्लेस करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि हमारा वो इक्विवेलेंट बैटरी है। अब हमको पता है कि बाकी कहीं भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा, और जब हम इक्विवेलेंट बैटरी बना देंगे तब अब इसमें भी करंट का फ्लो नहीं होगा। कैसे फ्लो होगा? इधर से इधर जो करंट जाएगा तो वापस कैसे आएगा, या फिर इधर जाएगा तो करंट वापस कैसे आएगा? मतलब कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा। और जब हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो सिर्फ बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगा। करंट जब है ही नहीं तो ये रेजिस्टेंस किस काम के? जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो बातें हैं जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और जो क्लास में बताते समय रिपीट किया था। इक्विवेलेंट बैटरी और नोडल, ये दो थ्योरीज को, अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स को जबरदस्ती क्वेश्चन में घुसड़ने की कोशिश करोगे, एक दो दिन तकलीफ जाएगा, तीसरे दिन से हर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और जिनका एक दो दिन वाला तकलीफ वाला बीत चुका है उनका क्वेश्चन बनना शुरू हो चुका है, लेकिन हम जबरदस्ती उसमें घुसड़ ही नहीं रहे उसको। हम उसको जो सॉल्यूशन दिया गया है या जो इस तरह से उसको दिया गया है, हम उसको देखने में परेशान है। केवीएल केसीएल लगाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। केवीएल केसीएल जरूरत नहीं है लगाने का, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो लॉ गलत है, गलत नहीं है, लेकिन वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वो चीजों को कॉम्प्लेक्स करेगा। उसमें बार बार केवीएल लिखने में प्लस माइनस का गलती का गुंजाइश है, और सारे बच्चे केवीएल लिखने में कंफर्टेबल नहीं होते, चाहे हम उनको कितना भी अच्छे से सिखा दें। ऐसा नहीं है कि हमने केवीएल लिखना नहीं सिखाया, लेकिन उसमें भी गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, मेरे से भी हो सकता है। तो हम जबरदस्ती उस थ्योरी को क्यों ज्यादा वैल्यू करें जिसमें गलती की गुंजाइश है? बच्चे इस बात को समझते ही नहीं कि एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सॉल्यूशन को नहीं देखना होता है। क्वेश्चन लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, वो सॉल्यूशन को ही समझने में अपना पूरा टाइम निकाल देते हैं। सर ये कैसे किया, सर वो कैसे किया? अरे जो किया वो किया, तुम करो ना अपना तरीका, तुम अपने तरीके से, तुमको जो सिखाया गया है उस तरीके से करो, उससे बेटर तरीका है तुम्हारे पास। नहीं, हम तो जो सॉल्यूशन दिया गया उसी को समझेंगे, दिमाग और ज्यादा खराब करेंगे हम अपना। सारे क्वेश्चंस मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल में हो या फिर एक्सरसाइज में हो, ट्राई योरसेल्फ में, उसको एकदम प्यार से रिड्रॉ करो, जो तुमको सिखाया गया है उसके बेसिस पर उसको कोशिश करो। एक सिंगल क्वेश्चन ही बचेगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। दिक्कत कब आती है? जब बच्चा गिवन सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करने लगता है, बुक्स में जो थ्योरी दी गई है उसको पढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो तरीके गलत नहीं है, लेकिन अगर वही तरीके समझने थे तो इतने आसान तरीके आपको क्यों सिखाएगा? इसीलिए ना कि वो दिक्कत नहीं हो। हमने केवीएल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तुम देखोगे हार्डली हमने एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसके अलावा और क्या दिक्कत है? जैसे हमको कोई भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, कैसा भी सर्किट हम बना दे मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, बैटरी का पोलैरिटी कैसा भी हो, आई डोंट केयर। अगर कुछ ऐसा सर्किट है और हमसे पूछा गया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यही वो समय है जब तुमको सीरियसली केवीएल लिखने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी कभी भी केवीएल लिखने के लिए हम तुमको नहीं बोलते। जब भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया जाए तब अब तुमको प्रॉपर केवीएल लिखने की जरूरत है। अगर हमको करंट दिया जाएगा, डेफिनेटली करंट गिवन होगा, तो हम जिस रास्ते से जाना चाहते हैं, डायरेक्ट जाना चाहते हैं, यहां से ऐसे जाना चाहते हैं, जिस रास्ते से जाना चाहते हैं उस रास्ते से चलना शुरू करेंगे। स्टार्ट जहां से करेंगे उसका पोटेंशियल लिखेंगे VA। अगर करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही है, मतलब हम करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो ड्रॉप होगा, और ड्रॉप को माइनस लिखना होता है, तो I इंटू जो भी यहाँ पर R1 R2 जो भी,
कुछ पूछना है? सर हम वो रेजिस्टर्स को बैटरी के एज ए इंटरनल रजिस्टर लेके सॉल्व कर सकते हैं ना? एक और बात है जो बच्चों को समझनी जरूरी है, पहले मैं ये आपको बता दूं उसके बाद। अब यहां पर हम आए, यहां पर आ गए, वी ए माइनस आई आर 1 कर दिया। अब तुमको इधर ही से जाना, इधर ही से जाओ, इधर से जाना, इधर से जाओ। करंट हमको पता होना चाहिए बस। यहां पर भी रजिस्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर से यहां पर माइनस करना पड़ेगा। बैटरी को निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, प्लस करना पड़ेगा। गेन को प्लस, ड्रॉप को माइनस, बस यही चीज का ध्यान रखना है। और सीधे सीधे हम लोग वीबी पे पहुंच जाएंगे, इक्वल टू वीबी कर देंगे। फिर वी ए माइनस वीबी एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। एक और बात है जो हमने पता नहीं क्लास में एक्सप्लिसिटली बताई है या नहीं, अच्छा कि अब्रज ने पूछ लिया। कभी भी कोई सर्किट में एक सिंगल ब्रांच हो, एक सिंगल ब्रांच, और उसमें एक रजिस्टर यहाँ, एक बैटरी यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक बैटरी यहाँ, ऐसे अगर हमको दिया गया है, या दो रजिस्टर एक बैटरी, कुछ भी, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हम दोनों बैटरी को एक साथ बना देंगे और दोनों रजिस्टर को एक साथ बना देंगे। जब तक ये तीनों, ये सारे सीरीज में है, हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ब्रांचिंग हो गई तब नहीं कर पाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ा तो कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, यही वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें बैटरी के लिए बैटरी एक है और दो रजिस्टर आजू बाजू में लगा दिए, इसमें तीन रजिस्टर लगा दिए, किसी में कोई रजिस्टर ही नहीं लगा, कोई बैटरी ही नहीं लगाया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी है, वैरायटी पर अपने को जाने का मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो एक बैटरी, एक एग्जांपल के लिए, एक रजिस्टर यहाँ, एक बैटरी ऐसा यहाँ और एक यहाँ ऐसा। दूसरा कि इसमें दो रजिस्टर ही दे दिए गए, दो रजिस्टर ही दे दिए गए। तीसरे में एक बैटरी यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ और एक और रजिस्टर। इस तरह से हमारा सर्किट दिया गया। अब ये सर्किट में भी बहुत सारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। क्या हमसे इस ब्रांच में करंट पूछ रहा है, बीच वाले ब्रांच में, या हमसे इसके बाहर कोई एक रजिस्टर देके उसमें करंट पूछ रहा है, एक ही बात है। सबसे पहले तो जो इंटरचेंज वाली बात मैं बता रहा था कि ये दोनों रजिस्टेंस को एक साथ कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में इसको ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों रजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल काउंट किया जा सकता है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट किया जा सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा सिचुएशन एक सिंगल बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा, और नीचे वाला सिचुएशन इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस को पहले कर दिया और बैटरी को बाद में कर दिया, ये देखो ऐसा किया जा सकता है। और इस सिचुएशन को, ये जो बीच वाला है, इसको बाहर निकाल के अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया, दोनों के बदले एक, इन दोनों का इक्विवेलेंट या ड्रॉ कर दिया। अब ये क्लियरली अपने को दिख रहा है कि पैरेलल में बैटरी है, पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना, E1R2 E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। एक बार में इसको रिप्लेस करेंगे और इसमें करंट निकाल देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बीच वाले ब्रांच में करंट हमसे पूछेगा। अगर हमसे पूछा कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जैसे ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जैसे ही हमने बैटरी बनाया तो करंट निकल जाएगा, तो उससे करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं। नहीं तो नोडल से कर लो ना भाई, छोड़ दो, नोडल करो, यहाँ 0 कर दो या x कर दो, और फिर से वही क्वेश्चन को जैसे हमने सॉल्व किया था। कोई जरूरी थोड़े ना है कि हर में बैटरी हो तभी वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पर बैटरी नहीं है तो हम सीधे x माइनस 0 डिवाइड बाई जो r होगा वो करंट का वैल्यू लिखेंगे, बाकी में x माइनस जो पोटेंशियल था वो करके करंट लिखे थे। तो दिक्कत है ही नहीं कहीं। जितने तरीके आपको सिखाए गए हैं ये मोर देन इनफ है, उसमें एक भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। और मुझे पता है कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब डिस्कस होने ही चाहिए, तो वो क्वेश्चन को आप लोग पोस्ट कीजिए।
आप लोग को ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपना हेजिटेशन थोड़ा सा साइड करके और उसमें क्वेश्चन पोस्ट करो। ये शर्म के चक्कर में नीट हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है हमको। तो या तो शर्मा लो, अपना ईगो प्रेस्टीज को सेटिस्फाई कर लो, ये नहीं तो नीट निकाल लो। क्योंकि 1.5 साल 1 साल पढ़ते पढ़ते यही सारे बच्चे, कोई नया बच्चे इसमें नहीं है। अगर तुमको अभी भी अपने फ्रेंड से शर्म, लाज, दोस्त ऐसा अगर लग रहा है, तो फिर किस बात का पढ़ाई हो रहा है? हमको समझ नहीं आ रहा। नहीं आता भाई, नहीं आता, क्या दिक्कत है? जब ग्रुप में अच्छा स्कोर करने वाले बच्चों को क्वेश्चन पोस्ट करने में शर्म नहीं आ रहा, तो तुमको क्यों शर्म आ रहा है? हमको नहीं समझ आ रहा। सारे बच्चे क्यों नहीं पोस्ट कर रहे उसमें? और बच्चे कुछ ऐसे कैपेबल है जो मेरे आंसर करने से पहले आंसर कर देंगे। तुम्हारा तो काम बन जाएगा, तुम्हारा तो डाउट टाइम टाइम सॉल्व हो जाएगा। कोई करे, क्या फर्क पड़ता है? और अच्छे बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, उनको तुरंत अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे, वो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, उनका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ग्रुप तो यही सोच के क्रिएट किया गया कि भाई बच्चा तुरंत अपना डाउट पूछे, 12 बजे रात में भी अगर पढ़ रहा हो, तुरंत फोटो खींच के डाल दे। और कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही उसको सॉल्व करूं, मैं देखूंगा जब अगर सॉल्व नहीं हुआ। और मैं जानबूझ के कभी कभी क्वेश्चन छोड़ता हूं कि मैं देखता हूं कोई बच्चा कर भी रहा है, किसी को फर्क भी पड़ता है कि हमें ग्रुप में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा इसको हम चैलेंज की तरह लेके सॉल्व करें, या फिर बस ऐसे ही छोड़ दिए कि हाँ सर तो करेंगे ही करेंगे, हमको क्या है, मेरा तो डाउट है नहीं है। ऐसे थोड़े ना चलता है। डाउट पोस्ट कीजिए, जिस बच्चे को जैसे ही कोई समय मिलता है। हम ये नहीं करें कि रेगुलर पढ़ाई को डिस्टर्ब करके तुम डाउट सेंटर में, वो डाउट ग्रुप में ही बैठे रहो, नहीं, गलत है। तुमको जो पढ़ते समय डाउट आ रहा है, पोस्ट। जिस बच्चे को लगेगा हाँ भाई मेरे को कर देना चाहिए, करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। सबको सब कुछ दिखता रहेगा, उसके तरीके में कुछ गलत आया, कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैं कमेंट कर दूंगा कि देखो यहाँ रॉन्ग हो रहा है, ये तरीका गलत है। इसका कितना बड़ा फायदा है आई डोंट नो, तुम लोग को अभी समझ में भी आएगा कि नहीं। दोनों को फायदा होता है। एक, जो बच्चा जिसका डाउट है उसका तो डाउट सॉल्व हो गया तुरंत। जिसने सॉल्व किया ना, उसको वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में आ गया। तो जिसका डाउट सॉल्व हो गया उसको कम फायदा है, और जिसने सॉल्व किया उसको ज्यादा फायदा है। बिना उसको ज्यादा सर खपाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको दिख गए, ये उसका फायदा है। उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी लोगों ने वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के ही पटक दिया, ये उसका फायदा है। ये दोनों विन विन सिचुएशंस है, इसमें कोई लूज नहीं हो रहा है। लेकिन इसको तुम लोग तरीके से यूज नहीं कर रहे। शर्म, हमको ऐसा पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा हमको नहीं आता। अरे नहीं आता तो नहीं आता, कल को नीट नहीं निकलेगा तो क्या पता नहीं चलेगा लोगों को? तो डाउट ग्रुप में एक्टिव होइए। सब लोग के पास फोन है, जब भी क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, जो जो डाउट है, पूरा पेज डाउट है, पूरा पेज डालो ना यार। किसी बच्चे को मन होगा 5वां कर देगा, किसी बच्चे को मन होगा 6ठा कर देगा, 7वां 8वां 10वां, अलग अलग बच्चे अलग अलग क्वेश्चन कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक फोटो खींच के ग्रुप में अपलोड करने में कितना टाइम लगता है? विद इन अ सेकेंड ये काम हो सकता है। बाकी वो ग्रुप का सरदर्द है, कोई ना कोई कर ही देगा। कोई नहीं करेगा तो फिर हम करेंगे। इस तरीके से अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करना है। अच्छे बच्चे को ठीक है वो सॉल्यूशन करे या ना करे, लेकिन क्वेश्चन जरूर देखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा कि नहीं। अगर बन जा रहा है और फिर भी सॉल्यूशन वो पोस्ट नहीं करना चाहता, इट्स ओके। मान लो कोई क्वेश्चन आया बहुत सिंपल सा है, उसने देखा बोला कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन क्या हम पोस्ट करें? इट्स ओके, देयर इज नो हार्म। लेकिन क्वेश्चन जरूर देखना है। जो डाउट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखना सबको है।
और अगर लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार सॉल्व भी करने की कोशिश कर लिए। पोस्ट करना नहीं करना वो अपना चॉइस है, क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ बात होगा तभी वो डाउट आया है। सिंपल साधारण क्वेश्चन अगर होता है एकदम से तो बच्चा डाउट में ही पूछता ही क्यों। इस तरीके से डाउट वाले ग्रुप को थोड़ा सा पॉजिटिवली उसको यूज कीजिए, और इसमें हर वो क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ जाएंगे, हर चैप्टर के आ जाएंगे जो आने चाहिए। बुधवार तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, लेकिन आई वांट कि उससे ज्यादा, मतलब हमको नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करना है वो मेरे को ग्रुप में ही आ जाए। ग्रुप में 50-60 क्वेश्चन है, उसमें से 10 हमने अच्छे क्वेश्चन निकाले और क्लास में डिस्कस कर दिया, जिससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। क्योंकि अभी से लेके और जो भी तुम लोग का टेस्ट है, मैं नया सिलेबस तो नहीं शुरू करने वाला। तो जो डाउट्स होंगे या फिर जो बातें होंगी, हाँ एक फ्यूज वायर देखो छूट रहा है। फ्यूज वायर क्या होता है? फ्यूज वायर इसके बारे में भी हमने अभी कुछ बात नहीं की थी। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। फ्यूज एक्चुअली होता क्या है? अलग अलग तरह के फ्यूज होते हैं। एक फ्यूज तुम लोग ने देखा होगा कुछ इस तरह का, एक ट्यूब और इसके ऊपर एक कैप लगा होता है। मैक्सिमम जो स्टेबलाइजर वगैरह आजकल बनने लगे हैं उसके अंदर, और इसमें एक फाइन वायर होता है, फाइन वायर। ये मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। जितने भी 4 व्हीलर है उसके अंदर भी फ्यूज कुछ इसी तरह के लगाए जाते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे पास आता है उसमें कुछ इस तरह का चीनी मिट्टी का, देखे हो, ऐसे वायर लगा के और ऐसे दीवार सॉकेट में खोसते हैं उसको। ये सबके घर में होता है, ये देखे हो। अलग अलग तरह के फ्यूज होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस ये होता है कि ये जो वायर है, ये जो वायर बीच का लगा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट के लिए। जैसे कभी भी अचानक से करंट बढ़ गया तो ये फ्यूज वायर गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि I²R T ये हीट है। इतना हीट डेवलप होगा कि ये मेल्ट कर जाएगा और ये कनेक्शन को तोड़ देगा। जैसे मान लो पूरे घर का जो कनेक्शन जाता है, जहां से, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सप्लाई दिया और ये पूरा घर का कनेक्शन है, तो इसके बीच में एक फ्यूज वायर डालते हैं। और घर का जितना लोड है, लाइक घर का लोड है 3 एम्पियर का, तो ये फ्यूज वायर 3 एम्पियर के आसपास लोड सह जाए उतना ही। ये वायर हर वैरायटी के होते हैं, 2 एम्पियर का भी, 3 एम्पियर का भी, 5 एम्पियर का भी। ये उतना जितना लोड है उतने के बराबर का डालना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्योंकि अगर कम डालोगे तो बार बार फ्यूज ही होता रहेगा, और ज्यादा डाल दोगे तो इसका मतलब ही खत्म हो गया। जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार ये फ्यूज वायर की थिकनेस होती है। और ये कैसे वर्क करता है? इसकी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लेड और टीन उसका शायद ये बनता है, एलॉय का ये फ्यूज वायर बनते हैं। अब इसका जो रेजिस्टेंस है, ये क्या क्वेश्चन था? आर का प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन एक बार याद दिलाओ, क्या था क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था? Maximum current that can pass through fuse wire वो radius के किस पार? हाँ, मैक्सिमम करंट दैट, हाँ मैक्सिमम क्या, फिर से मैक्सिमम करंट That can pass through fuse wire वो R के किस पावर के proportional? रेडियस के ना।
हाँ सर। इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ वायर। तो जैसे पावर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पावर होता है उसको हम लोग लिखते हैं v इंटू आई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर और v स्क्वायर बाई आर, ये तीनों में से कोई एक। अगर हम v इंटू आई करें, क्योंकि ये जो अच्छा ठीक है, आई स्क्वायर आर लो। अगर टी टाइम में, क्योंकि मेल्टिंग जो है वो कितना हीट डेवलप होता है, उसका टेम्परेचर कितना राइज होता है, मेल्टिंग एक टेम्परेचर के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक वायर है, फ्यूज वायर को हमने ड्रॉ किया ऐसा, लेंथ एल, रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर एल, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, रो हो गया इसका डेंसिटी, ये हो गया इसका मास, इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, आर कैपिटल लिख दे रहा हूं मैं, टी। अब यहां पर रेजिस्टेंस को अपन लिख सकते हैं रो एल बाई ए। जो जो चीजें कांस्टेंट है उनके बारे में हम लोग को हटाएंगे, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है, ध्यान से देखना। तो रो पाई आर स्क्वायर एल इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए, आई स्क्वायर सॉरी, टी। एल को तो हटा ही दो, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर और ये रो पाई आर स्क्वायर सी डेल्टा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये रजिस्टिविटी है, इसको कुछ और रो डैश कर देते हैं, रो डैश इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर। Maximum current, maximum current passes through the fuse wire in terms of radius. मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है? तो उससे हीट का लॉस हो रहा है और उससे जितना हीट डेवलप हो रहा है, यहां से आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, था ना बच्चे? हाँ सर। ओके, एम सी डेल्टा थीटा रेज इन टेम्परेचर जो है आर स्क्वायर, ये कुछ ऐसे ही होता है, इसमें कुछ और हम मिस कर रहे हैं। आर टू द पावर 3/2 आता है, कुछ ऐसा ही होता है कि उसमें जो हीट डेवलप हो रहा है वो हीट लॉस भी तो हो रहा है, मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज करने में वो हीट एब्जॉर्ब बने कंज्यूम हो रहा है, और जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें भी रेडियस का रोल होता है और रेजिस्टेंस में भी रेडियस का रोल होता है। तो वहां से दोनों को कनेक्ट करके एक मैक्सिमम करंट का हमारा वैल्यू आता है। अब ये v इंटू आई, आई स्क्वायर आर, अगर आई मैक्स है
रो एल बाई ए। यहाँ से तो आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी बन रही है। कुछ और हो सकता है, एक दो वी स्क्वायर बाई आर। ये नेक्स्ट टाइम बताते हैं तुम लोग को। कुछ ऐसा ही करना होता है, लेकिन मतलब स्क्वायर नहीं होता, वो पावर 2 होता है। मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है पावर 3/2 होता है। आंसर में हमने पावर 3/2 ही दिया है ना? हाँ सर। कुछ है उसका, एक चीज मिस कर रहे हैं हम, मेरे को एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा। ये बता दूंगा नेक्स्ट टाइम पर। कुछ ऐसा ही करना है, तुम लोग भी सोचना इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसमें एरिया किसके टर्म्स में लिखेंगे, मतलब एरिया उसमें एरिया किसके लिए लिखेंगे? सिलेंडर के लिए ना? अच्छा, हीट का लॉस 2πRL लेना चाहिए। उसको अपन ने पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? पाई आर स्क्वायर नहीं, मैंने इसको MC डेल्टा T लिखा है। नहीं, रो लेकिन एल बाय ए के समय, क्या रो इनटू एल बाय ए के समय एरिया को अपन ने पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? रो एल बाई ए में पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लेंगे? यही तो है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो पाई आर स्क्वायर ही होगा एक्चुअली। जो अब मेरे को जो तुम बोले अभी, जो भी बच्चा बोला हो, ये जो हीट का लॉस होता है ना, वो कर्व सरफेस एरिया से मैक्सिमम होता है, और कर्व सरफेस एरिया में पाई 2πRL का टर्म आता है। ये MC डेल्टा T जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर सिंगल आर का टर्म तभी आएगा जब कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा, और कर्व सरफेस एरिया से हीट का लॉस होता है। रेडिएशन भी हो रहा है ना, तो कुछ वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा ऑड कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए दिमाग से निकल चुका है ये। मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा ये कैसे आता है r⁻3/2। लेकिन कुछ है, ऐसा ही है कि जितना हीट डेवलप हो रहा है, जितना हीट लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पर वो मेल्टिंग का बात है कि कितना वो करंट का एक्सप्रेशन से रेडियस का क्या रेशियो आता है। πRL क्योंकि कोई भी बॉडी रेडिएट करता है हीट, तो कर्व सरफेस एरिया से ही करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को बहुत छोटा लेते हैं, इसलिए हीट का लॉस उसके क्रॉस नहीं होगा। कुछ है, बताते हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा ही दिमाग में अभी बन रहा है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। कल भी अपनी क्लास है, और कल से, आज से लेके कल तक कम से कम मॉड्यूल के जितने भी डाउट्स हैं वो तो कम से कम पोस्ट हो ही जाने चाहिए, ये बेयर मिनिमम है। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन डाउट हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे पोस्ट हो जाने चाहिए, ताकि मेरे को कल डिस्कस करने के लिए कुछ हो। उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, लेकिन सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने लगूं तो बाकी बच्चों के लिए बर्डन ही होगा और कोई बात नहीं है। इसलिए पहले मॉड्यूल खत्म कीजिए, आज से कल के बीच में सारा मॉड्यूल का क्वेश्चन कीजिए, PYQ, ट्राई योरसेल्फ, सॉल्व एग्जांपल, जो भी करना है, और उसको पोस्ट करो जो नहीं बन रहा। और ये वाला चीज मैं बता देता हूँ, कल पक्के से इसको बता देता हूँ। सर आज रात में क्लास है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो गलती से शेड्यूल हुआ था, आज नहीं है, कल सुबह। मैंने उस ओके क्लास को सर। हटा दिया।